देखिए इतिहास को जो है 3 भागों में बांट कर हम देख सकते हैं। ठीक है, प्रागइतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। तो जो लास्ट वाला थर्ड पार्ट हमने बोला था इतिहास, इसके जो है 3 पार्ट हो जाएंगे आपका, प्राचीन काल, ठीक है, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे आधुनिक काल से, फिर उसके बाद मध्यकाल से, फिर प्राचीन काल को जाएंगे। आधुनिक काल से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, समझ ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है आधुनिक भारत के इतिहास को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पश्चात हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है। देखिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8958968227 पर। अगर आपको नोट्स चाहिए इसके, ठीक है, आप बता देना, व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। भारतीय इतिहास का लेखन तथा उसका काल विभाजन, ये एक हमारे माइंड में क्वेश्चंस उठता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं एक बार। देखिए भारतीय इतिहास का जो लेखन किया था उसको लेके थोड़ी सी वीडियो बनाए हैं, तो उसको लेके हम चर्चा करते हैं। भारतीय इतिहास का प्रथम लेखन एक ब्रिटिश चिंतक जेम्स मिल के द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, पूछ सकते हैं। ठीक है, वन लाइनर में बन सकता है। उसने भारतीय इतिहास का विभाजन हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में किया था। देखिए किसने किया था, तो ब्रिटिश चिंतक जेम्स मिल के द्वारा किया गया था। किस प्रकार से बांटा था इसने, जो है धर्म के आधार पर बांटा था। जो यहाँ पर शासन कर रहे थे, जो शासन करने वाले जो वर्ग था, उसका जो धर्म था, उस आधार पर इसने इतिहास का विभाजन किया था। हालांकि ये जो है गलत है, इस तरीके से विभाजन नहीं होना चाहिए, ये विभाजन गलत है। क्यों गलत है, उसके 2 कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला, प्राचीन काल में लोग अपने को हिंदू नहीं मानते थे। ठीक, दूसरा, मुस्लिम काल कहना इसलिए गलत है क्योंकि इतिहास शासक वर्ग से नहीं बनता बल्कि बहुसंख्यक प्रजा से बनता है। यानी कि जो प्रजा है, ठीक है, उसी से इतिहास बनेगा। जो शासक कर रहा है उससे इतिहास नहीं बनेगा। अतः इस काल में भी हिंदू की बहुसंख्यक थे, हिंदू की जनसंख्या बहुसंख्यक थी, इसलिए हम इसको जो है मुस्लिम काल नहीं कह सकते। ठीक है, इसलिए आगे चलकर इनका नाम बदलकर जो है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल हो गया। ध्यान से सुनिएगा। चूंकि इतिहास का काल विभाजन राजवंश के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के आधार पर किया जाने लगा। किस पर कर रहे हैं, राजवंश के आधार पर नहीं कि ये राजवंश आया वो राजवंश आया, नहीं। किसके आधार पर, आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, इस आधार पर हम जो है इतिहास का विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मध्यकाल का आरंभ 7वीं और 8वीं सदी से माना जाने लगा, जबकि इस समय भारत में सामंतवाद का विकास हुआ था। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है राजवंश के आधार पर नहीं बांट रहे हैं, हम आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर बांट रहे हैं। आधुनिक काल के निर्धारण के संबंध में विवाद है। मुगल पक्षधर लेखक 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु से आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं। देखिए जो मुगल काल के जो लेखक थे वो क्या कह रहे हैं कि आधुनिक काल कब प्रारंभ हुआ था, तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई है उसके पश्चात जो है आधुनिक काल प्रारंभ हुआ है। तो वहीं जो ब्रिटिश थे, ठीक है, उनका मानना है 1757 में प्लासी के युद्ध के साथ हम जो है आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको आरंभ करें। ठीक है, 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो गए। मुस्लिम पक्षधर क्या कह रहे हैं कि औरंगजेब की मृत्यु से हम आधुनिक भारत का इतिहास का जो है आरंभ माने। तो वहीं ब्रिटिश पक्षधर क्या कह रहे हैं, कि 1757 में प्लासी के युद्ध के साथ जो है आधुनिक काल का आरंभ मानना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर मराठा पक्षधर विद्वान 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध के साथ आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं। अब आपके सामने 3 पॉइंट निकल कर यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, तो पहले तो यही कि किसने किया था, तो जेम्स मिल के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसने किस में बांटा था, तो हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में बांटा था। परंतु उसके द्वारा किया गया काल विभाजन गलत है। इसके 2 कारण हमने आपको बताए। ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में आगे चल के विभाजन होने लगा।
इतिहास जो है किसके आधार पर बनता है, तो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के आधार पर बनता है, हमने ये जाना। उसके बाद हमने देखा था आधुनिक काल के काल निर्धारण में हमने 3 मत देखे थे, कौन कौन से, तो देखिए पहला क्या देखा, आधुनिक मॉडर्न इंडिया, इसको हम ऐसे करके लिख देते हैं आधुनिक काल में। तो इसको हमारे सामने 3 पॉइंट आ गए, कौन कौन सा, एक मुगल काल वाला, ओके, दूसरा ब्रिटिश वाला और तीसरा मराठा वाला। ठीक, 3 पॉइंट निकल के आ गए। मुगल वाले जो चिंतक हैं, जो लेखक हैं, वो कब से कह रहे हैं कि 1707 से आप जो है इसका आरंभ मानिए आधुनिक काल का। तो जो वहीं ब्रिटिश चिंतक हैं वो क्या कह रहे हैं कि 1757 प्लासी का जो युद्ध हुआ था वहां से हम इसका आरंभ मानते हैं। तो वहीं जो मराठा लोग हैं, ठीक है, मराठा जो चिंतक हैं वो क्या कह रहे हैं कि इसका जो उद्भव मानेंगे हम वो पानीपत के युद्ध से मानेंगे 1761 से। तो 3 पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आ गए हैं इसको लेके। चलिए अब हम देखते हैं इसको आधुनिक भारत सुविधा की दृष्टिकोण से। ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, फिलहाल तो जो है हम 1707 से ही आधुनिक भारत का आरंभ मानते हैं। ओके, आधुनिक भारत को सिलेबस को हम थोड़ा सा डिवाइड करके देख लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। देखिए सुविधा की दृष्टि से हम आधुनिक भारत के इतिहास को निम्नलिखित खंडों में बांटकर देखेंगे। 18वीं सदी का इतिहास, ओके, उसके बाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद तथा भारत पर उसका प्रभाव, यानी कि उपनिवेशवाद हमारे भारत में हुआ था। एक ब्रिटिश जो कंट्री है, जो इंग्लैंड की, जहाँ से जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने यहाँ पर आकर हमारे यहाँ अपना राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, तो उस काल को हम पढ़ेंगे, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर उसको जानेंगे। राष्ट्रवाद एवं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो आंदोलन किए गए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत एवं राष्ट्र का निर्माण, फिर जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया उसके पश्चात हमारे देश का राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ 2023 तक, हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो इन 4 पॉइंट्स में बांटकर हम अपने मॉडर्न इंडिया का जो सिलेबस है उसको पढ़ेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम्स में। तो चलिए थोड़ा सा आज की इस वीडियो में इसको डिस्कस कर लेते हैं। 18वीं सदी का भारत, इसको हम 2 भागों में बांट कर देखते हैं। देखिए ये वाला पार्ट जो हम बता रहे हैं ना 18वीं सदी का इतिहास, अब पहले इसको पढ़ते हैं उसके बाद इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। 18वीं सदी का भारत, इसे 2 भागों में बांट कर देखा जा सकता है। पहला 18वीं सदी का पूर्वार्ध और 18वीं सदी का उत्तरार्ध, जब एक विशाल मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ तथा क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हुई। देखिए क्या होता है, 1707 ईस्वी के आसपास जो है मुगल साम्राज्य लगभग खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जब मुगल साम्राज्य खत्म हो गया तो क्या हुआ, छोटी छोटी जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनका उद्भव होने लगा। तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे इसमें। फिर देखेंगे 18वीं सदी का उत्तरार्ध, यानी कि देखिए 18वीं सदी का मतलब क्या हो गया, 1701 से लेके 1800 तक की जो सदी होगी वो 18वीं सदी हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो 1701 से लेके 1750 तक क्या हो जाएगा आपका 18वीं सदी का 18वीं का पूर्वार्ध हो गया। और इसके बाद देखेंगे 1750 के बाद का जो भी होगा वो उत्तरार्ध हो जाएगा। ठीक, उसमें मतलब पूर्व आर्ध और उत्तर आर्ध, मतलब पहले का आधा और बाद का आधा, आधे के बाद का और आधे का पहला, इस तरीके से 18वीं सदी का पूर्वार्ध। बस आज की वीडियो में बस हम इस वाले पॉइंट पे बात करेंगे, उत्तरार्ध को जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मुगल साम्राज्य का विघटन एवं क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना, पहला पॉइंट। इसी तरीके से आप इनको जो है नोट्स बनाते चलें। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। उसके पश्चात क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हुई। इन्हें निम्नलिखित समूहों में बांटकर देखा जा सकता है, यानी कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुगल साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य जो था वो खत्म हो गया। उसके बाद में क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हुई। तो कौन कौन से राज्य बनते हैं, तो पहला बनता है उत्तराधिकारी राज्य। ये राज्य मुगलों के अधिकारियों के द्वारा ही स्थापित किए गए थे, जो निम्नलिखित थे, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, यानी कि जहां पर मुगलों के अधिकारी राज करते थे। ठीक है, मुगल काल के दौरान उन राज्यों के ही अधिकारियों ने नए राज्य बना लिए, तो वो हो गए उत्तराधिकारी राज्य। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, तो बंगाल है, अवध है, हैदराबाद है। ठीक है, बंगाल को कैसे बनाया देखते हैं। बंगाल को स्वतंत्र राज्य में स्थापित करने का
श्रेय मुर्शिद कुली खान को जाता है। ठीक है, उसका उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन हुआ है। देखिए बंगाल की स्थापना किसने की औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में? मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान का जो उत्तराधिकारी वो होता है वो कौन होता है? शुजाउद्दीन हुआ। आगे शुजाउद्दीन के उत्तराधिकारी कौन होता है? तो सरफराज खान को गद्दी से हटाकर अलीवर्दी खान नवाब बन गया। देखिए उत्तराधिकारी ध्यान से सुनिए, मुर्शिद कुली खान ने स्थापना कर ली, उसका बनता है शुजाउद्दीन, शुजाउद्दीन का बनता है सरफराज खान, और सरफराज खान को हटाकर ठीक है अलीवर्दी खान बन जाता है नवाब। उसने 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक बंगाल पर शासन किया था। दूसरा आ जाता है अवध। सादत खान के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में अवध एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था। इसका उत्तराधिकारी सफदरजंग हुआ, जिसे मुगल वजीर का पद मिला था। सफदरजंग का उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला हुआ। ठीक है, 3 नाम याद रखना। सादत खान ने इसको जो 1722 में स्थापित कर लिया था। उसके बाद में सादत खान का उत्तराधिकारी होता है सफदरजंग, और सफदरजंग का उत्तराधिकारी कौन हो जाता है? शुजाउद्दौला। ठीक है, ये उत्तराधिकारी पूछ सकता है आपसे, तो इसको जो है याद रखना इस क्रम को। नेक्स्ट हैदराबाद। 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क के नेतृत्व में हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया, परंतु आगे कर्नाटक का क्षेत्र हैदराबाद से अलग हो गया, यानी कि पूरा हैदराबाद स्वतंत्र हुआ, उसमें से कर्नाटक जो है वो अलग हो गया हैदराबाद से। ठीक है, और वह भी स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया। तो हैदराबाद 2 पार्ट में बट गया, हैदराबाद और कर्नाटक। तो देखिए पहला यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? उत्तराधिकारी राज्य। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे? विद्रोही राज्य। तो देखिए विद्रोही राज्य में सिख राज्य और मराठा राज्य और जाट राज्य। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी राज्य का मतलब ये हो गया कि जो वहाँ पे जैसे मुगल की जब सरकार थी, इसको हम प्रेजेंट उससे समझते हैं, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है हमारी। ठीक है, जहाँ जहाँ इसकी सरकार है, तो इन फ्यूचर अगर मान लिया बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रहती है, तो ये जहाँ पर भी इसके मुख्यमंत्री हैं, ठीक, जिन जिन राज्यों में, तो वहाँ पर ये जो है अपना प्रभुत्व इसी तरीके से बना ले, स्वतंत्र हो जाए सरकार से पल्ला अपना खत्म कर दे। तो ये क्या होगा? उत्तराधिकारी राज्य। तो वहीं कुछ राज्य ऐसे करें कि उसकी तरफ विद्रोह कर दें, सरकार की तरह विद्रोह कर दें, ठीक है, और उनसे अलग लड़ के जो है अपना अलग राज्य स्थापित कर लें, तो ये विद्रोही राज्य हो जाएंगे। तो हम जो है उत्तराधिकारी राज्यों के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे विद्रोही राज्यों के बारे में। तो उसमें पहला राज्य आता है सिख राज्य। सिखों का मुगल साम्राज्य के साथ एक लंबा संघर्ष हुआ, परंतु आगे मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात और पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद 1761 में पंजाब में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई। नेक्स्ट देखते हैं मराठा राज्य। मराठों ने मुगलों से विद्रोह कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में अपना सिंहासन रोहण किया। आगे पेशवाओं के काल में यह बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ, और एक समय ऐसा भी था कि इसने मुगल साम्राज्य का विकल्प भी देने का प्रयास किया था। मराठा राज्य को बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे अभी तो आप थोड़ा सा हिंट ले लीजिए बस इसका। फिर आ जाता है जाट राज्य। मुगल साम्राज्य के विरुद्ध आगरा एवं मथुरा के जाटों ने विद्रोह किया और फिर चूड़ामन तथा बदन सिंह के अंतर्गत स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, तो सिख राज, मराठा राज और जाट राज। अब तीसरे आ जाते हैं जो मुगल साम्राज्य की सीमा में थे ही नहीं, बाहर के राज्य थे। तो पहला आता है मैसूर, दूसरा कालीकट, तीसरा त्रावणकोर। मैसूर का राज्य जो है विजयनगर साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज्य रहा था, और यह ओडियार वंश का शासन था यहाँ पर। हैदर अली ने आगे चलकर जो है सत्ता छीन ली उससे, और फिर हैदर अली और टीपू सुल्तान ने इसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। दूसरा आता है कालीकट राज्य। यह एक बंदरगाह राज्य था और यह जमेरिन शासक के अंतर्गत था। यह पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा पहली बार आया था। थर्ड जो राज्य आता है वो आता है त्रावणकोर। मार्तंड वर्मा के अंतर्गत यह एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित हुआ। मार्तंड वर्मा ने ही डच्चों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया था। देखिए आज हम क्या क्या पढ़े हैं, इसको एक बार समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा। समराइज कर लेते हैं। पहले तो हमने पढ़ा, ठीक है, भारतीय इतिहास का लेखन तथा उसका काल विभाजन। लेखन किससे किया था? तो ब्रिटिश चिंतक जेम्स मिल के द्वारा किया था। किस में किया था? तो हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में किया था। ये गलत था, क्यों था?
ये 2 रीजन आपको यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, फिर आधुनिक काल कब से आरंभ हुआ, इस बात को लेकर विवाद है। तो हमने 3 विवादों पर चर्चा की, मुगल पक्षधर को लेकर, ब्रिटिश पक्षधर को लेकर और मराठा पक्षधर को लेकर। ठीक, उसके बाद आधुनिक भारत के सिलेबस को हमने अपनी सुविधा के अनुसार जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ए बी 1 2 3 4। ठीक है, फिर इसमें से हमने पहला पार्ट पढ़ा 18वीं सदी का इतिहास। 18वीं सदी का जो इतिहास है उसको हमने 2 पार्ट में बांटा, पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में। इसका मतलब क्या था उसको समझा। और आज की इस वीडियो में हमने 18वीं सदी के पूर्वार्ध को अच्छे से कवर कर लिया। जब मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है उसके बाद क्षेत्रीय राज बनते हैं। तो कौन कौन से बनते हैं? 3 बनते हैं, एक उत्तराधिकारी राज, एक विद्रोही राज और मुगल साम्राज्य के क्षेत्र से बाहर के राज। फिर इसमें हमने पढ़ा उत्तराधिकारी राज कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में, कौन से राज्य थे, किसने स्थापना की और उनके उत्तराधिकारी कौन हुए। इतनी डिटेल बहुत है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, फैक्ट आप थोड़े बहुत इकट्ठे कर लेना, लेकिन आपका मेरी समझ से जो है फैक्ट कॉन्सेप्ट इस वीडियो से आराम से बन जाएगा। विद्रोही राज, ठीक है, इन 3 राज्यों के बारे में। फिर मुगल साम्राज्य के क्षेत्र के बाहर के राज, ये 3 राज्य, टोटल 6 राज्य हमने आज पढ़े हैं। ठीक, कल की वीडियो में इसका मूल्यांकन कर लेंगे और फिर नेक्स्ट हम जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे 18वीं सदी का जो पूर्वार्ध है उसका मूल्यांकन और 18वीं सदी के उत्तरार्ध का वर्णन। थैंक यू।